जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैसे डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे सोचता है, प्राइम मिनिस्टर के कैसे डिसीजन पूरी भारतवर्ष को या दुनिया की जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं या दुनिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं या दुनिया के जो भी ग्रेट लीडर्स होते हैं उनके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज़, वो कौन सी वैल्यूज़ पाई जाती हैं जिनसे वो जो है अपनी कल्ट पर्सनैलिटी को दुनिया के सामने प्रतिरूप के रूप में सामने प्रस्तुत कर देते हैं और उससे जो है दुनिया उनको बिग ब्रदर या ग्रेट लीडर या जैसे भी जो है अलग अलग नामों से उनको पुकारती है। आखिर वो कौन सी क्वालिटी हैं जो एक लीडर को एक महान लीडर बनाती है। तो चलिए आज की इसी वीडियो से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, मैं जो वीडियो का बात करूं तो वीडियो के सोर्स क्या हैं। वीडियो के सोर्स हैं, एक जो बुक है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, जिसको केजरीवाल जी अपनी जेल में लेकर गए थे। दूसरा सोर्स जो है प्रेसिडेंट एंड द प्रोफेसर निक्सन की जो बुक है। एंड जो थर्ड सोर्स है हमारा वो है इंडिया के जितने भी फिलोसफर्स रहे हैं उसकी जो है हिस्ट्री थोड़ा सा मैंने देखा, मिला मिलू कर तैयार किया है। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ, तो उसकी बातें क्यों ना मैं मिला दूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये सारा कुछ मिर्च मसाला मिला करके मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। अक्सर लोगों के बीच ये डिबेट का सवाल रहता है, क्या प्राइम मिनिस्टर का अनपढ़ होना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर एक पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये सारे सवाल को जवाब आपके इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है, एक नेता जो है, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो मेरा उन लोगों से सवाल है कि भैया प्राइम मिनिस्टर पढ़ा लिखा क्यों होना चाहिए। क्यों जो है आप समझते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही एक जो देश है उसको संभाल सकता है। जबकि प्लेटो या अरिस्टोटल में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे प्लेटो में आप खासकर प्लेटो में आप पाओगे, उनकी द रिपब्लिक बुक में आप पाओगे कि जो किंग है वो एक फिलोसफर होना चाहिए। फिलोसफर मतलब एक दर्शन का व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि उसकी जो फिलॉसफी है उसके पास एक आइडिया होना चाहिए जिससे वो जो है अपने स्टेट को, अपने राज्य को गवर्न कर सके। राजा एक फिलोसफर किंग होना चाहिए। प्लेटो का यही कॉन्सेप्ट है। फिलोसफर किंग का मतलब है जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हो, जिसके पास विजडम हो, जिसके पास वैल्यूज़ हो, जिसके पास मोरलिटी हो, जिसके पास रैशनैलिटी हो, जिसके पास जो है अगर जो देखा जाए तो गार्जियन वो स्टेट का माना जाए। फिलोसफर क्यों होना चाहिए? क्योंकि लव ऑफ विजडम का मतलब होता है फिलॉसफी, यानी कि जो व्यक्ति जो है पढ़ने पढ़ाने के शौक़ में तल्लीन रहता हो, उसको नई नई चीज़ों को समझने की अंडरस्टैंडिंग, उसको जो सत्ता का पावर है या जो सत्ता का नशा होता है ये उसके पास नहीं होना चाहिए। उसको जो है नशा होना चाहिए तो वो सिर्फ जो है नई नई चीज़ों को जानने में, समझने में और डायलेटिक्स करने में। डायलेटिक्स का मतलब उसके पास रैशनैलिटी होनी चाहिए, उसके पास तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। वो सिर्फ एक पढ़े लिखे व्यक्ति में ही आ सकती है, ये साधारण लोगों के अंदर नहीं आ सकती है, क्योंकि फिलोसफर बनना काफ़ी टेढ़ी खीर होता है। और इसी तरीके से अपने अगर इंडियन कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो जितना भी हमारे इंडियन कॉन्टेस्ट में जो हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो रूल दरअसल कोई किंग ने नहीं किया है, रूल दरअसल फिलॉसफी ने किया है, रूल दरअसल दर्शन ने किया है। आप कहोगे सर कैसे? यूपीएससी में भी थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप ज़रा ये बताइए कि अगर 1857 की क्रांति ना होती तो क्या होता। मतलब अगर जो है 1857 की क्रांति ना 1857 की क्रांति ना होती तो क्या होता। तो इसका सीधा सा जवाब ये है, उसमें आपको ये लिखना था कि दरअसल जो हिस्ट्री होती ना वो आइडिया से चलती है। ये देखिए क्वेश्चन आया कहाँ से था, मैं आपको सीधा समझा देता हूँ। ये दरअसल पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन था। दरअसल हिस्ट्री जो होती ना, हिस्ट्री इज़ द डायलेक्टिक्स ऑफ आइडिया, यानी कि हिस्ट्री आइडिया के रूप में चलती है। और आइडिया कहाँ से आता है? आइडिया आता है फिलोसफर किंग से। फिलोसफर किंग कौन होता है? फिलोसफर किंग वो होता है जिसके पास एक विजन होता है। साधारण जनता जो है वो मोटिवेशन की तलाश में रहती है। मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। राजाओं के पास मोटिवेशन की तलाश नहीं होती, वो प्रजा को जो है मोटिवेशन देते हैं, और ये जो है फिलोसफर किंग का काम होता है। हाँ, तो यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया था इसमें आपको ये दिखाना था कि 1857 की जो फिलॉसफी थी, कोई एक व्यक्ति के होने से जो है कोई हिस्ट्री पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि उस समय जो आइडिया डोमिनेट कर रहा था उससे हिस्ट्री पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे इस समय 2025 में या 2026 में क्या होगा, ये फ़र्क मोदी जी के प्रभाव से नहीं पड़ता है, ये फ़र्क पड़ता है तो इस समय जो भारत में डोमिनेंस कर रही है फिलॉसफी उससे फ़र्क पड़ता है। यानी कि कोई राजा या कोई महाराजा या कोई किंग या जो कोई भी व्यक्ति एक कल्ट पर्सनैलिटी जो भी रखता हो उससे इफ़ेक्ट हिस्ट्री पे नहीं पड़ता है या फ्यूचर पे नहीं पड़ता है। पड़ता है तो उस समय की सर्कमस्टेंसेस से, उस समय की परिस्थितियों से, उस समय की फिलॉसफी से जो उस समय डोमिनेट कर रही थी। अब हाँ, एक जो है उसमें एक ढोंग हो जाता है, नौटंकी हो जाती है कि हाँ भैया इस व्यक्ति ने किया, मतलब वो तो होना ही था, वो तो होना ही था।
क्योंकि फिलॉसफी वही डोमिनेट कर रही थी। बस तुमने उस फिलॉसफी का फ़ायदा उठाया और तुम कूद पड़े मैदान में और तुम्हारी विजयी भाव हो गए। तो जो है ये इसी तरीके से जो फिलॉसफी है वो डोमिनेट करती है। अब सवाल ये है कि सर एक राजा के पास कौन कौन से गुण होते हैं, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। एक राजा के पास सबसे पहला गुण होता है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग, यानी कि उसके पास जो है अपने समय का वो बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध होता है, यानी कि अपनी टाइमिंग और अपने जो निर्णय हैं उनको सही टाइमिंग पे, यानी कि जिसका सही अगर देखा जाए क्रिकेट में एक शब्द चलता है टाइमिंग बढ़िया होनी चाहिए किसी भी शॉट को हिट करने की। बस गेंद एकदम फुलटा सा एकदम जो है बल्ला घुमा दो थोड़ा सा आगे बढ़ के एकदम मस्त जो है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए जैसे हमारे इंदिरा गांधी जी थी 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगाई, 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बन गई, पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। और उस वक़्त अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी जो है लगभग ऐसा लग रहा था कि अब जो है सत्ता में कभी वापस नहीं आ पाएंगी। लेकिन इंदिरा जी का जो डिसीजन था, जो 1980 में जो उन्होंने चुनाव करवा दिए और उसके बाद विजयी होकर वापस सत्ता में काबिज होना, ये बहुत बड़ी बात है। और इंदिरा गांधी जी दोबारा सत्ता में वापस आई 1980 में, जब ये हमें लग रहा था कि अब ये जो है वापस कभी नहीं आएंगी। इंदिरा गांधी जी का ये बोल्ड डिसीजन था चुनाव को पहले करवा लेना। 1980 में उन्होंने चुनाव करवाए और जो है वो बन गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ऐसा कैसे लगता है, मतलब एक व्यक्ति जो इतना तरीके से जो उसको धोया गया हो, जिस तरीके से जितना जो है उसका प्रतिकार किया गया हो सोसाइटी के द्वारा, फिर वो व्यक्ति बस कुछ सालों के बाद प्राइम मिनिस्टर फिर कैसे बन गया। इसका मतलब है जनता, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है, जनता जो है ना उसके पास बुद्धि नहीं होती है। जनता को माना जाता है कि मासेस जैसे यूटिलिटेरियन जिम जो फिलॉसफी है वो यही कहती है कि मासेस जो है, मासेस जनता तो किसी भी तरफ आप मोड़ दो, समझे। जनता क्या होती है, 150 करोड़ है अपनी आबादी, 150 करोड़ में से 85 करोड़ जो है सिविल मतलब जो है सोसाइटी आप मान सकते हो ढंग की, बाकी 100 करोड़ तो सब ऐसे हैं बस हैं जैसे कुछ लोग होते हैं, समझे। और कुछ लोगों के होने से इफेक्ट पड़ता है, तो कुछ लोग सिर्फ होते हैं। तो जनता सिर्फ होती है, समझे। उसको दिमाग को माइंड वॉश करना, ब्रेन वॉश करना, ये आसान काम होता है किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स का। और इसी तरीके से इंदिरा गांधी जी ने 1980 में अपनी पॉलिटिकल कमबैक को दोबारा अचीव किया और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स की कितनी भी आलोचना क्यों ना हो जाए, अगर उनके पास शक्ति है, उनके पास पावर है, उनके पास जज्बा है, उनके पास रुतबा है, उनके पास लीगेसी है, तो वो जो है कमबैक कर सकते हैं। यानी कि जनता से आपको घबराना नहीं है। ये जनता जो आपको राहुल जी को जो है थोड़े दिन पहले कोस रही थी उनकी भारत यात्रा के बाद, और इस तरीके की बड़ी सीटों के कारण जो मेजॉरिटी में बीजेपी के एनडीए के सत्ता में ना आने के कारण आप देखिए आज चर्चा का पात्र बनी हुई है एनडीए गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट, तो इंडिया अलायंस अगर कह लिया जाए। तो ये चीज़ आपने देखी कि जनता से जो है आपको घबराना नहीं है, समझे। जनता को बस क्या चाहिए, जनता को 2 पैट की रोटी चाहिए, क्योंकि राजा हर कोई नहीं बनता है। राजा वही बनता है जिसके पास राजा वाली बातें होती हैं, जिसके पास राजाओं जैसी सोचने की क्षमता होती है, प्राइम मिनिस्टर जैसी सोचने की क्षमता होती है, वही राजा बनता है। आप अपने कभी भी जो है सर्वे कर लीजिए, आप पूछिए भैया कौन कौन प्राइम मिनिस्टर कल का बनेगा, तो कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार नहीं है। आप पूछ लीजिए इंजीनियर कितने बनेंगे, डॉक्टर कितने बनेंगे, तो सब तैयार हो जाएंगे, हाँ भैया हम इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे। पॉलिटिक्स में बहुत कंपटीशन कम है, समझे। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जनता से आपको भयभीत नहीं होना है। जनता जस्ट आर मासेस, नथिंग मोर देन दिस। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करें तो बैलेंसिंग पॉलिटिकल एंड पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि आप अगर लीडर हैं, ये मैंने पहली क्वालिटी की भी बात कर दी है, ठीक है। जनता से आपको घबराना नहीं। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए, आप पॉलिटिकल और पर्सनल इंटरेस्ट को बैलेंस करना जानते हो। जैसे राजीव गांधी जी ने जो है 1986 में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, जो शाहबानो केस में आया था, शाहबानो केस दरअसल क्या था, उसमें कोई व्यक्ति था जो उसका शौहर था, हस्बैंड इसको इंग्लिश में कहते हैं और पति जो है इसको हिंदी में कहते हैं। तो वो जो था उसने जो है तलाक कर दिया और तलाक के बाद जो है उसने पैसा देना अपनी पत्नी को बंद कर दिया। 5 उसके साथ बच्चे थे। वो पत्नी जो है अपने ह्यूमन जो राइट्स हैं उनको ले करके जो है हाई कोर्ट जाती है। हाई कोर्ट के बाद देन मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। दरअसल मामला संबंधित था सेक्शन 123 ऑफ CRPC 1973 से। और ये मामला जो है इस तरीके से अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति को जो तलाक दे देता है उसको जो है अपनी पत्नी को घर चलाने के लिए पैसे देने होते हैं, अनिवार्यता होते हैं। लेकिन जो शरीयत लॉ है, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो 1937 से गवर्न होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ इद्दत तक का ही पैसा दोगे। इद्दत तक का मतलब ये होता है जब तक आप जो है जिस पीरियड में आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिल जाता है
आपको शादी के लिए तब तक जो है आप पैसा दोगे, उसके बाद देना बंद कर दोगे। ऐसा मुस्लिम का जो पर्सनल सरिया जो ला है वो कहता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जो राजीव गांधी जी थे उन्होंने जो है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए पर्सनल इंटरेस्ट को दांव पे रख दिया, और ये जो है उन्होंने ये मिसाल पेश कर दी कि हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम धर्म में भी घुस सकते हैं। और उन्होंने जो है जो मुस्लिम जो वोट था उसको जो है अपनी ओर ड्रा किया, अटेंशन पाई, और उसका कहीं ना कहीं उनको जो है बेनिफिट भी हुआ। यानी कि आपने किस प्रकार से देखा कि बैलेंस उन्होंने किस प्रकार से किया, अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे और कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, उन्होंने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को तवज्जो दी और उन्होंने एक अच्छी खासी वोट बैंक को अपने कब्जे में कर लिया। यानी कि सबसे दूसरा जो मंत्र आप ये सीखे हो वो ये सीखे हो कि जो एक लीडर होता है वो मेजॉरिटी का चाहता है। मेजॉरिटी बोले तो ये सिर्फ डेमोक्रेसी में अप्लाई होता है रूल, यानी कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी चाहिए होती है। यानी कि अपने जो है इसको हम जो है पोलराइजेशन या जो है इसको हम जो है ध्रुवीकरण या इसको जो है हम कह सकते हैं कि इसमें जो है पॉलिटिकल इंटरेस्ट को उन्होंने अपनी तवज्जो दी और एक जो मुस्लिम वोट बैंक था उसको अपना पात्र बनाया। तो नेक्स्ट रूल की अगर बात करते हैं तो स्ट्रेटजिक यूज ऑफ पावर। स्ट्रेटजिक यूज ऑफ पावर क्या होती है? इसका मतलब ये है कि जैसे पीवी नरसिम्हा राव ने, स्ट्रेटजिक का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म गोल से रिलेटेड हो। जैसे पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तो बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, उससे जो है एक टेम्परेरी रूप से बहुत बड़ा बवाल पैदा हुआ, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आज एनडीए गवर्नमेंट उठा रही है। तो आप क्या देखते हैं, आपको तीसरा मूल मंत्र ये पता होना चाहिए कि टेम्परेरी रूप से, अगर तात्कालिक रूप से अगर आपको थोड़ा सा नुकसान होता है और अगर आपको नुकसान हो जाता है तो टेम्परेरी रूप से, तो आपको घबराना नहीं है। आपको जो है अगर तत्काल प्रभाव से थोड़ा सा भी नुकसान होता है उससे घबराना नहीं है, आपके पास लॉन्ग टर्म विजन में वो जो है सहायक होता हुआ दिखाई पड़ रहा हो। यानी कि जो एनडीए गवर्नमेंट ने जो अभी मस्जिद जो बाबरी मस्जिद को ढाया था उसका बेनिफिट उसको सत्ता में काबिज होने के लिए अभी तक मिलता रहा। तो एक चीज़ आप ये सीखे हो जो पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया था, आप तत्कालिक नुकसान को मत देखिए, आप लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उसकी ओर ध्यान दीजिए, तो आप एक अच्छे लीडर माने जाएंगे। और यदि आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो ये सारे जो रूल्स हैं वो ज़्यादातर डेमोक्रेसी में ही अप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ अगर बात की जाए तो रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन। एक लीडर के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी ये होनी चाहिए, वो रिस्क टेकिंग होना चाहिए और इनोवेशन करने वाला होना चाहिए। अपने युवाओं को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित करें, न्यू टेक्नोलॉजी के रूप में जानता रहे, उनको दुनिया को अवगत कराए और अपने देश में भी इम्प्लीमेंट कराए। इसमें सबसे बढ़िया अगर मैं लीडर्स मानता हूँ तो वो हैं हमारे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री नरेंद्र मोदी जी। इनकी अगर बात किया जाए तो ये हमारे देश के कुछ टॉप जो लीडर्स इनोवेटर्स होते हैं उनमें मैं इन्हें शुमार मानता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं किसी को इनोवेटर मानता हूँ तो मोदी जी हैं, क्योंकि उनके आने के बाद आज हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा कोई पूरी दुनिया में गुड गवर्नेंस या डिजिटल गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट लाया तो वो जो है एक ही प्राइम मिनिस्टर है, वो मैं मोदी जी को श्रेय देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है पूरी दुनिया के दबाव के होने के बावजूद भी अपने आप को पावर, न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए उन्होंने जो है जो टेस्टिंग थी पोखरण में उसको जो है उन्होंने कर डाला और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। यानी कि पावर को स्ट्रगल करने के लिए आपको कोताही भी पीछे नहीं रहना चाहिए, आप अधिक से अधिक पावर को जो है परसूट करें, क्योंकि पावर जो होती है ना, पावर इज़ क्या है, पावर इज़ द वेलबींग, पावर इज़ द फीलिंग ऑफ वेलबींग, ठीक है। और ये जो है जितना ही ज़्यादा आपके अंदर पावर होगी उतना ही अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर एंथुसियाज्म आएगा, अदरवाइज़ आप डिमोटिवेट रहेंगे, ये गारंटी है। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करें जो एक लीडर में होनी चाहिए, एक प्राइम मिनिस्टर में होनी चाहिए, वो है डिप्लोमेटिक एक्यूमेन। यानी कि आपके अंदर डिप्लोमेसी अच्छी होनी चाहिए। डिप्लोमेसी किसको कहते हैं? डिप्लोमेसी कई तरीके की होती है, सबकी अलग अलग डिप्लोमेसी होती है, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो इंडिया की डिप्लोमेसी है। इंडिया की डिप्लोमेसी सदैव से एक प्रकार की नहीं रही है। इंडिया की डिप्लोमेसी चेंज होती रही है, कभी यूएस सेंटर्ड, कभी रसिया सेंटर्ड, कभी नॉन अलाइन हो जाती है और कभी जो है सत्ता सेंटर या कभी जो है जनता सेंटर। इस प्रकार से इंडिया की डिप्लोमेसी हमेशा बदलती रही है। लेकिन अभी करंट में देखा जाए तो इंडिया की डिप्लोमेसी जो है पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर के है, यही जो है डिप्लोमेसी होनी चाहिए। यानी कि आपके जहाँ पे अपने देश के जो पर्सनल जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो जहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएं, वही डिप्लोमेसी सबसे अच्छी डिप्लोमेसी है। क्योंकि हमें जो है अपने देश में सत्ता को काबिज करके रखना है तो हमें अपने देश का पहले इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ना कि हम दुनिया की वैल्यूज़, मोरलिटी, एथिक्स की बात करें। हम सिर्फ एक ही डिप्लोमेसी को समर्थन करते हैं और वो है पर्सनल इंटरेस्ट।
हमारे बेनिफिट, हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो जहाँ पे भी जो है सदेंगे, हम उनके साथ व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे और धड़ल्ले से अपना व्यापार करेंगे। और कभी कभी बीच बीच में ये भी फुसफुसाते रहेंगे कि ये गलत है, ये अच्छा है। वो बातें अलग हैं, वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग हैं। हम अपने प्रॉफिट में हमेशा काम करेंगे और जो है बयानबाजी भी करते रहेंगे जो सिर्फ दिखावे के लिए होगी, और उसमें जो है इंटरफियर करने की, किसी दूसरे की सॉवरेंटी में हम इंटरफियर, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसी हमारी पॉलिसी रहेगी। यानी कि एक लीडर के अंदर नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर होना चाहिए, इससे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर वो चाहे किसी भी देश से रिलेटेड मामला हो। हम अपने इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखेंगे, तभी जो है हम सत्ता पे काबिज होकर रह सकते हैं। अगर हमने अपने इंटरेस्ट को जो है अपनी वैल्यूज़, मोरलिटी, एथिक्स वगैरह में लाए तो हम एक देश का नहीं चला सकते हैं। हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखना होगा और इसी को हमें देखना होगा। यानी कि डिप्लोमेटिक, जैसे मनमोहन सिंह ने जो है यूएस इंडो न्यूक्लियर डील साइन की थी 2005 में, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनके साथ साइन की थी, जिसमें जो है भारत पे लगा हुआ जो सिविल एंड मिलिट्री जो न्यूक्लियर का था बैन, कि ये जो है सिविल एंड मिलिट्री अलग अलग नहीं, तो ये जो है एक अब जो है अलग अलग हम लोग कर सकते हैं और आज जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो एनएसजी के द्वारा जो डील, एनएसजी के द्वारा जो बैन लगा हुआ था वो भी जो हमसे हट गया, और इस प्रकार से जो है हम आज़ाद हो गए। और ये मनमोहन सिंह जी की जो है डिप्लोमेटिक स्किल्स थी, जिसके कारण जो है आज इंडिया जो है वो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन कर पाया। तो ये डिप्लोमेटिक स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, और डिप्लोमेटिक स्किल्स का मतलब होता है जो आपके अंदर कूटनीतिक बातें हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात किया जाए तो लर्निंग फ्रॉम पास्ट लीडर्स, यानी कि हम अपनी इंडियन हिस्ट्री में देखें तो जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने पास्ट से कुछ सीखा है। यानी कि पास्ट के जितने भी, चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री में हो, चाहे इंडियन हिस्ट्री में हो, जितने भी लीडर्स हैं उनकी गलतियों से आप सीखें और कोशिश करें कि दोबारा वो गलतियाँ ना दोहराई जाएँ। यदि आप गलतियों को दोबारा करते हो तो हिस्ट्री रिपीट्स इट्सेल्फ, समझे, यानी कि हिस्ट्री फिर दोबारा दोहराएगी। इसलिए जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो पुरानी हिस्ट्री, यानी कि पुराने जो इतिहास है उससे कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। अगर आप सीखेंगे नहीं पुराने लीडर्स से तो आप कहीं ना कहीं गलती कर डालेंगे, और ये आपकी बेवकूफ़ी की तरीके से देखी जाएगी। इसीलिए जो है प्लेटो का कॉन्सेप्ट है फिलॉसफर किंग, जो ये पढ़े, जो ये समझे कि पिछले जो है क्या गलतियाँ हुई, उन पर डायलैक्टिक्स करे और एक अच्छा आइडिया निकाले जो इस समय, इस वर्तमान में जो समय के अनुरूप फिटाफिट बैठ रहा हो। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात की जाए तो एक जो पीएम है उसके पास होनी चाहिए इंटीग्रिटी। देखिए आपके पास चाहे जितनी भी जो है आपके पास क्वालिटीज़ हों, जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं, अगर आपके पास इंटीग्रिटी नहीं है तो फिर जो है आप सत्यानाश कर दोगे गारंटी के साथ। क्योंकि इंटीग्रिटी वो वैल्यू है जिससे जो है आपका जो कर्म है, जो आपका वर्क है, जो आपका जिसके लिए आपको असाइन किया गया है, उसको आप पूर्ण तटस्थता के साथ आप जो है उसको निभाएं। यही जो है एक लीडर की इंटीग्रिटी को दर्शाती है। यानी कि लीडर अपने कर्म के प्रति, जनता के प्रति, ये जो है इंटीग्रिटी वाला पर्सन होना चाहिए। यानी कि वो किसी प्रकार की जो है अनजाने में किसी प्रकार की जो है हीन भावना या किसी भी प्रकार की जो वैमनस्य का भाव है उसको ना रखे, और अपने काम को ईमानदारीपूर्ण, तटस्थतापूर्ण, अपनी विज्ञ में, यानी कि अपने ज्ञान में जितना उसको समझता है उसको सही ढंग से उसको जो है प्रतिरूप करे। और उसके लिए जो है उसके पास एक टीम भी होती है, हर व्यक्ति, हर एक लीडर की, चाहे वो आप इंडियन हिस्ट्री में देख लीजिए, चाहे वो अभी के देख लीजिए। आज के समय में जो है, पहले के समय में मंत्रिपरिषद होती थी, सलाहकार होते थे, और वो जो है राजाओं की सोच को जो है डायरेक्ट करते थे, कैसे वो सोचते हैं, ये जो है उनके मंत्री गण जो है वो निर्धारित करते थे। यदि आपके मंत्रीगण बहुत ज़्यादा चाटुकार टाइप के हैं तो गारंटी है कि राजा एक दिन मारा जाएगा। यानी कि अपने मंत्रियों को जो है एकदम मुखर होकर के बोलना चाहिए, जो सच्चाई है उससे आपको भली भांति परिचित कराना चाहिए। प्रजा में क्या चल रहा है इसके बारे में भी जो है उनको भली भांति जो है अवगत कराना अनिवार्य है। सिर्फ चाटुकारिता को अगर जो है अपने आप आसपास रखोगे तो ऐसे मंत्री आपकी नैया को डुबो देंगे पूरा। आजकल अगर देखा जाए तो एक जो कुल मिला के एक निष्कर्ष निकल रहा है, वो निकल रहा है कि एक पीएम को जो है या प्रेसिडेंट को है, कोई चाहे दुनिया का किसी भी देश का हो, उसके पास समझ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग। उसके पास डायलेक्टिक्स करने की जो क्षमता है, उसके पास जो समझ है, जो स्किल्स हैं उसके पास, जो लाइफ स्किल्स हैं, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो उसके पास इंटीग्रिटी है, जो उसके पास एप्टीट्यूड है, जो उसके पास एटीट्यूड है, जो उसके पास वुमेन कंपैशनेट है, जो सिंपैथी है, जो एम्पैथी है, ये उसके पास सारी क्वालिटी होनी चाहिए। मोर देन नॉलेज। क्या है? नॉलेज इज जस्ट अ फैक्ट, एंड हाउ डू यू अप्लाई द नॉलेज,
and how will you use the application of knowledge, that is wisdom, and wisdom can only be achieved from philosophy. And so a prime minister should be a philosopher king, or a king who possesses all these qualities rather than economic interest. यानी कि सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पावर इंटरेस्ट ये जो है नहीं होना चाहिए, वो कर्तव्य मुख व्यक्ति होना चाहिए और वो जो है अपने कर्तव्य को निभाए, यानी कि इंटीग्रिटी वाला पर्सन होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगली चीज़ जो है जो लीडर में होनी चाहिए वो है रिस्पेक्ट टुवार्ड्स वुमेन, रिस्पेक्ट टुवार्ड्स पीपल, रिस्पेक्ट टुवार्ड्स यूथ। सभी के प्रति जो है रिस्पेक्ट का भाव होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कलाम के शब्दों में अगर आप समझेंगे तो रिस्पेक्ट यदि किसी व्यक्ति को जब तक आप नहीं देते हो तब तक वो व्यक्ति आपके लिए आपके हित का काम करेगा, ऐसा तो आप उससे कल्पना ही नहीं कर सकते हो। यानी कि जो है आपको रिस्पेक्ट सर्वोपरि रखना है, हर व्यक्ति को, हर समाज को इज्जत देनी है, समान भाव से देनी है। इससे जो है वो आपके कहीं ना कहीं हित में काम करेंगे और आपके भी जो लेवल है, क्योंकि रिस्पेक्ट देने से ही रिस्पेक्ट मिलती है। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। नेक्स्ट चीज़ है ट्रस्टवर्दीनेस। आपको भरोसा करना पड़ेगा, आप पे लोग भरोसा कर सकें। यानी कि ये सब कैसे होगा, भरोसा लोग आप पे क्यों करेंगे? यदि आपके डिसीजन बोल्ड हो, आपके डिसीजन ऐसे हों जो आपके डिसीजन ना पलटते हों, जो आप वायदा करते हो उसको परिपूर्ण तरीके से पूर्ण भी करते हो। अगर ये जो है आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं तो लोग आप पे ज़रूर भरोसा करेंगे, और जो आप जनता के साथ प्रॉमिस करके आते हो उससे 4 गुना आप जो है रिटर्न देते हैं। तो ये एक लीडर के लिए अच्छी स्किल है, जो आप कहें उसको ज़रूर करें। ये जो है इसी से जो है ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ट्रस्ट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड दैट चीप पीपल कांट अफोर्ड। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात की जाए, अकाउंटेबिलिटी। एक लीडर के पास सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है उत्तरदायित्व। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कांड हो गया तो जो है उसके उत्तरदायित्व आप नहीं, आपने अपना ठेकरा दूसरों पे फोड़ दिया। आपके पास जो है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ हुई है, अगर कुछ गलत हुआ है तो आपके पास माफ़ी मांगने की भी जो है बिना झिझक के, गर्व के साथ। मान लो आपने अगर गलती से चिल्ला दिया कि अगली बार 400 पार, अगली बार 400 पार, और अगर 400 पार नहीं गया है तो आपको उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि दिस आर जस्ट मासेस, एंड मासेस जो है मासेस होती हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको अकाउंटेबिलिटी अपनी समझनी है और उसका उत्तरदायित्व तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा। अगर आपने गलती की, अगर आपने किसान बिल को वापस लिया है या, तो इसके लिए जो है आपको खुले तरीके से, ढंग से जो है भाइयों बहनों कह करके जो है आपको ये बोलना पड़ेगा, समझे। आप ऐसा नहीं कह सकते हो इसमें मेरी नहीं गलती है। हाँ, वो बात अलग है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट में आप किसी दूसरी पार्टी के लीडर को पकड़ करके उसको अंदर करवा करके ये ज़रूर आप कर सकते हो, बट ये एक जो है लीडर की स्किल्स नहीं होती। आपको कभी ना कभी अकाउंटेबल होना पड़ेगा और आपको अपनी टॉलरेट जो पॉलिसी है उसको दिखाना पड़ेगा। कभी कभी आपको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को भी अपनाना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि क्या जो है मामला है, क्या मैटर है। नेक्स्ट चीज़ है एम्पैथी एंड सिंपैथी, यानी कि अपने समान दूसरों की भावनाओं को समझना और दूसरे की भावनाओं को अपने समान समझना। ये दोनों क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप जो है एक जो इमोशनल इंटेलिजेंस का भाव होता है, जिससे आप किसी दूसरे के माइंड को की जो साइकोलॉजी है उसको समझ करके आप जो करुणा का जो भाव है वो आप उसके अंदर जगा नहीं सकते हो, और इससे कहीं ना कहीं आपके जो बॉन्डिंग है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और जो है ये आपको चुनाव के समय नुकसान ही देगी। यानी कि आपके अंदर जो है इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, आपके पास दूसरे के भावों को समझने की क्षमता, और वो सब तभी आएगी जब आप इन चीज़ों से निकले हुए हों और आपके पास वो सब बॉन्डिंग हो और आपके पास एक अच्छी ऑरेटरी स्किल्स हो। एक लीडर के पास बोलने की भी बहुत अच्छी क्षमता होनी चाहिए, वो बहुत अच्छे से बोल लेता हो, बहुत अच्छे से शब्दों का प्रभाव अपने जो मासेस हैं उन पे जमा पाता हो, और उसके पास जो हर मैटर पे कैसे जो है पॉलिटिकल मुद्दे को बदला जाता है, कैसे जो है किसी बात को जो है किसी प्रोपेगेंडा को सेट किया जाता है, किस चीज़ के जवाब को कैसे डाइवर्ट किया जाता है, जो आपसे पूछा जाए उसका जवाब ना दे करके किसी दूसरे प्रकार के जवाब में फंसा देना, ये भी एक पॉलिटिकल जो है आइडियोलॉजी होती है। जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स हमारे बेवकूफ़ बनाते हैं, समझे। जैसे आपसे कह दिया कि आपने इतने कत्ल कराए तो दूसरा कहेगा आपने तो इतने कराए, मतलब कत्ल पे बात नहीं होगी, बात होगी किसने कितने कराए। मतलब मोरलिटी और एथिक्स पे कभी बात नहीं होगी, बात इस पे होगी किसने कितना किया। आपकी सरकार में क्या हुआ, हमारे सरकार में क्या हुआ, दरअसल होते तो दोनों ही सरकार में है, लेकिन कभी इस पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे। जिससे क्या होता है कि जो मेन टॉपिक है, जो मेन प्रोपोगेंडा है वो सिमट कर रह जाता है, और हमें किसी दूसरे प्रोपोगेंडा में फंसाए रखो।
जनता को जब तक आप किसी एकदम भाग दौड़ में बिंधाए रखोगे तो जनता कभी आपसे सवाल नहीं करेगी। अगर जनता को आपने खाली बैठा दिया तो जनता आपसे सवाल करने लगेगी, और जब सवाल करने लगेगी तो प्रोपेगेंडा चलेंगे। यानी कि जनता को इतना जो है आपको व्यस्त करके रखना है कि वो कभी भी जो है आप पे सवाल ना कर सके। दिस इज़ द जॉब ऑफ एन फिलोसफर किंग टू द मासेस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करी जाए तो वो है एक जो किंग या प्राइम मिनिस्टर है उसके पास एक विज़न होना चाहिए। विज़न का मतलब है एक दूरदृष्टि, एक दूरगामी सोच, जिससे जो है वो अपने देश के जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो वर्क है, एक अंडर डेवलप्ड नेशन से एक डेवलप्ड नेशन बनाना या उसको एक बहुत ही बड़े डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट करना, उसके लीडर के पास एक विज़न होना चाहिए। विज़न जिसके पास ना हो वो लीडर हो ही नहीं सकता। लीडर का मतलब जिसके पास एक विज़न हो, जिसके पास अगले 100 साल का रोड मैप तैयार रखा हो, उसके दिमाग में चलता हो और बस उसको बस इम्प्लीमेंट करवाना है। यही एक लीडर का, एक विजनरी लीडर का काम होता है। और अपनी टीम में जो है एक मोटिवेशन की जो भावना है उसको बनाए रखे और ऐसा कभी भी ना रियलाइज होने दे कि ये चीज़ नहीं हो सकती। ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन बी अचीव्ड, देयर इज़ नो वर्ड फॉर द वर्ड इम्पॉसिबल। तो ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ अगर बात की जाए तो वो है करेज। करेज मतलब साहस। करेज कहाँ से आता है? करेज कम्स फ्रॉम नॉलेज, यानी कि करेज आता है साहस से, नॉलेज से। और नॉलेज कहाँ से आता है? तो नॉलेज आता है लर्निंग से। लर्निंग कहाँ से आती है? तो ये सब फिलोसफर किंग का ही काम है, डायलेक्टिक्स से। तो ये जो चीज़ है डायलेक्टिक्स का मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमी उठाना समझ कर स्टार्ट कर दें। आपको क्रक्स ऑफ लर्निंग निकालना है, आपको समझ विकसित करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग विकसित करनी है। समझ, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा भले ना हो, समझदार होना चाहिए, ऐसा जो है यानी कि विजडमफुल पर्सन होना चाहिए। करेज आपके पास होना चाहिए, साहस आपके पास होना चाहिए बोल्ड डिसीजन लेने का। देखिए डिसीजन जो है वो बोल्ड आप तो ले लोगे, करेज आपके पास है, आपने डिसीजन ले लिए, लेकिन सवाल ये है कि डिसीजन लेने के बाद तुम्हारा क्या होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि डिसीजन राइट या रॉन्ग नहीं होते हैं। अजीत डोभाल जी की अगर आप जो है शब्दों में कहा जाए तो डिसीजन कैन नेवर बी राइट और रॉन्ग, द पर्सन हु टेक डिसीजन मेक देम राइट और रॉन्ग, यू जस्ट टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। दिस इज़ द जॉब ऑफ एन सक्सेसफुल पावरफुल लीडर। यानी कि डिसीजन कभी सही या गलत नहीं होते हैं, निर्णय कभी सही या गलत नहीं होते हैं। हम में से जो लीडर्स होते हैं वो उसको सही या गलत बनाते हैं। आप पहले डिसीजन लीजिए और फिर उस डिसीजन को राइट बनाने के लिए जितने भी प्रयास हैं वो अथक प्रयास को अप्लाई कर दीजिए। दोबारा अपने डिसीजन पे डिसीजन मत लीजिए, अर्थात दोबारा अपने डिसीजन पे सोच विचार मत कीजिए। एक बार लीजिए, इम्प्लीमेंट देम, मेक देम राइट। नेक्स्ट चीज़ है एक लीडर को फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, समय के साथ उसको परिवर्तनशील होना चाहिए। समय के साथ जो चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो चलता रहता है अराउंड द वर्ल्ड, उसको जो है उसको शामिल करना चाहिए। यानी कि उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो रूढ़िवादिताओं का व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो है अपनी पुरानी मान्यताओं में जकड़ा रहे। वो ट्रांसफॉर्मेशन हो उसके पास और वो नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करे, तत्काल प्रभाव से अडॉप्ट करे और उन्हें जो है बिना किसी अपनी रूढ़िवादिताओं में जकड़े हुए उनको तुरंत जो है अडॉप्ट करने के बाद दुनिया को भी ये सिखाए और मॉडर्निटी का प्रिंसिपल दे। लेकिन अपनी जो वैल्यूज़ हैं, जो अपने सिद्धांत हैं, जो अपनी संस्कृति, अपनी जो विरासत में जो वैल्यूज़ जो मिले हैं, जो हमें मिले हैं, उनको ना भूले। यानी कि इंटीग्रिटी आपको पास्ट की अप्लाई करनी है, मॉडर्निटी आपको फ्यूचर से लेकर आनी है और फ्यूचर तक जानी है। लेकिन हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो इंटीग्रिटी की वैल्यूज़ हैं, जो ईमानदारी है, जो कर्तव्यनिष्ठ है, ये सब हमको नहीं भूलनी है। अदरवाइज़ आप बेकार व्यक्ति माने जाएंगे, आप व्यर्थ व्यक्ति माने जाएंगे यदि आपके पास इंटीग्रिटी नहीं है, ईमानदारी होनी चाहिए अपने कर्म के प्रति। अगली चीज़ है ह्यूमिलिटी। एक लीडर जो होता है उसको आए दिन जो है बहुत सारी देखा जाए तो आलोचनाओं का जो है झेलना पड़ता है। बहुत सारे क्रिटिसिज्म होते हैं और बहुत सारी जो है चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं, उनको जो है आपको झेलना है। वह चीज़ें जो है आपको शुद्ध करने के लिए आती हैं, आपको प्योर करने के लिए आती हैं, आपकी गलतियों को बताने के लिए आती हैं। उनको आपको बहुत निगेटिवली नहीं लेना है, उनको जस्ट लेना है एज ए रिफॉर्म्स। वो सुधार के लिए आती हैं, आपकी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको सुधारने के लिए, या जनता का क्या इंटरेस्ट है उसी में तो आपको काम करना है। वोट बैंक कहाँ से बनेगा? तो आपको जो है जो जनता का सजेशन है या जनता जो कह रही है उसमें से अगर आपको जो लर्निंग मिले उनको आप बाहर निकालिए। और जनता आपको क्या गाली दे रही है, क्या नहीं दे रही है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यही जनता 4 दिन बाद आपके गुणगान करेगी। आप बस कुछ अच्छा करके दिखाइए और ये जनता सब पलट जाएगी, सब आपके चरणों में पड़ी होगी कल। तो ये चीज़ जो है आपको समझनी पड़ेगी। यानी कि
ह्यूमिलिटी यानी कि जो आपकी आलोचनाएं होती हैं, जो आपका क्रिटिसिज्म होता है, उसको कभी दिल पर ना लें और दिमाग पे तो बिल्कुल ना लें। दिमाग पे लें, दिल पर ना लें, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ है इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब ये है कि एक लीडर के पास जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। इंक्लूसिविटी का मतलब है जो समावेश का जो विषय है वो सबके लीडर के पास होना चाहिए। जैसे कोई भी वर्क अगर होता है, कोई भी जो है वर्क होता है, तो सीधी सी बात है वो प्राइम मिनिस्टर ही सिर्फ फीता काटने नहीं जाएगा। कभी कभी आप क्या करें, टीम को भी शामिल कर लें, टीम से भी कटवा लें, उनका भी हाथ थोड़ा सा बंटवा लें। तो एक लीडर के पास पर्सनैलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो है आप एक बिग ब्रदर पर्सनैलिटी को ना धारण करें, सबका साथ सबका विकास को लेकर के चलें और अपने टीम को भी जो है उसका क्रेडिट दें। उसमें से जो छोटे से छोटा पर्सन हो उसको भी सामने लाएं, मंच पे लाएं और उसके वो भी जो है उसका क्रेडिट दें। आप देखिएगा आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लग जाएंगे। जब आप एक छोटे से छोटे व्यक्ति को तवज्जो देंगे, उसकी जो है अहमियत को समझेंगे, ये दिखाती है कि एक लीडरशिप मतलब क्या लेवल होना चाहिए लीडरशिप का, छोटे से लेकर बड़े तक का सबको क्रेडिट दें। और हो सके तो आप अपने क्रेडिट को साइड में कर दें। सबसे पहले आपको अपनी टीम के जो वर्क है उसकी सराहना करनी चाहिए और उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि भविष्य में वो आपके साथ किसी प्रकार की बेईमानी धोखा ना कर सकें। ये सिर्फ तभी होगा जब आप उन पे भरोसा करेंगे, उनका इंकरेजमेंट करेंगे और आप एक बिग ब्रदर टाइप की जो है फीता काटने वाली रस्म को नहीं निभाएंगे, उनको भी शामिल करेंगे, इंक्लूसिविटी को दिखाएंगे, उनकी भी तारीफ करेंगे, तभी जो है ये सब चीज़ें हासिल हो सकती हैं। ये चीज़ जो है एक लीडर में अवश्य होना चाहिए। तो दोस्तों आधा घंटा हो चुका है और मैं जो हूँ सब कुछ बोल चुका हूँ, ठीक है। ये सारी जितनी भी मैंने बातें की ये वो बातें थीं जो एक लीडर में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा लीडर है, उसके अंदर ये क्वालिटी, ये गुण, ये विविधताएँ पाई ही जानी चाहिए। यदि आपके अंदर ये सब कुछ पाई जाती हैं तो आप एक लीडर बनने के लिए परफेक्ट फिट बैठते हो। वीडियो यदि अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल पे और भी ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है, उसको भी स्क्रॉल करें, चेकआउट करें, हमारे चैनल को ज़रूर देखें, जा करके विजिट करें। यदि चैनल अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।